डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो 1808 में डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने एटम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन और कट डाउन। दैट्स व्हाई द नेम वाज गिवन टू एटम्स। और ये जो एटम वर्ड था ये एटमॉस से निकाला है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अनकटेबल। तो डाल्टन ने अपनी थियरी का पहला पॉइंट ये बताया था कि जितना भी मैटर धरती पे जितनी भी चीजें बनी हुई है, जो भी मैटर के रूप में है, वो सबके सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और वो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब इनको डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, वो अपने आप में सबसे छोटे हैं। दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जिनको केमिस्ट्री के अंदर या किसी भी केमिकल रिएक्शन से ना तो आप इन्हें क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप इनको ब्रोक डाउन कर सकते हो। अपने आप में यूनिक है और अपनी आइडेंटिटी कभी लूज नहीं करते। ओके। एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो एटम्स होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे आपने गोल्ड ले लिया तो गोल्ड के सारे एटम जो है वो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होगा, उनका मास भी सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। हालांकि बाद में ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी, इसके अंदर बहुत सारी खामियां निकली थी, बट स्टार्टिंग में क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बताया था इसलिए हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी काफी अच्छी थी उस समय पे। इनका चौथा पॉइंट था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म है, एग्जाम में आएगा जरूर, इसलिए सारे पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया था कि एटम कंबाइन इन द रेशियो टू स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। याद करो मैंने तुम्हें 2 लॉ बताए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इनमें से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सपोर्ट करता है, ठीक है, और वो ये वाला है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ना कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये जो मैंने अभी बताया कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, ये स्टेटमेंट किस लॉ को सपोर्ट करती है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। पूछा जा सकता है कि कौन सा पॉस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को रिलेट करता है और कौन सा जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन को रिलेट करता है। अगला पॉइंट देखो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते। ये भी आपका इसी लॉ का स्टेटमेंट बन जाता है। ओके। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब ये क्वेश्चन, ऐसे सवाल सीधे सीधे कभी नहीं आते, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी सेंस में पूछते हैं कि विच टू लॉ वर एक्सप्लेन बाय दैट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आपका आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन 2 लॉ को जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने सपोर्ट किया और इसीलिए इन दोनों लॉ की वैल्यू बनी। समझ गए? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन देखो, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। लिमिटेशन होती है खामियां, कि ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी इसमें क्या क्या कमियां थी, इनमें क्या क्या वीकनेस रही, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी कमियां थी और वो क्या क्या थी। वो सब मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहे सारे बच्चे। पहला पॉइंट लिखा है, फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास व्हेन रब्ड विद दैट ऑफ द सिल्क और फर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो बहुत सारी जगहों पे फेल हो रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, ये पहला पॉइंट था कि अगर आप एक ग्लास रोड लो, कांच की एक छड़ी सी लो और उसको सिल्क के कपड़े के साथ रब करो, तो हमें पता है कि वो चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इस बारे में कुछ नहीं बता पाई, ठीक है, क्योंकि वो तो कहते थे कि एटम जो है टूट नहीं सकते, लेकिन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसीलिए तो चार्ज पार्टिकल आ रहे थे। और इसी इसी बात को डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी समझा नहीं पा रही थी। ऐसे ये पेपर बिट्स जो होते हैं, इनको अगर आप कॉम ड्राई हेयर में करो और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करो तो इस जो है वो चिपक जाते हैं। इस बात को भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझा नहीं पाई, तो ये इसकी खामियां थी, लिमिटेशंस थी। और इसी बात को समझने के लिए फेल टू एक्सप्लेन द सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, जबकि बाद में ये पता लगा 20th सेंचुरी में कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं है, एटम भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ओके। उसके बाद ये देखो, एटॉमिक मॉडल दिए गए, अलग अलग मॉडल, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाने वाली चीजें हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आया 1897 में,
सबसे पहला मॉडल यही था बेटा एटम का, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जो 1909 में आया। उसके बाद तीसरा जो सबसे बढ़िया और सबसे कन्वीनियंट मॉडल दिया वो दिया था बोर ने, उसे कहते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम, 1912 में आया था। तो ये तीन एटॉमिक मॉडल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इनमें से काफी एग्जाम आप कह सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको क्लियर होने चाहिए। तो पहला सुन लो, फिर से सुन लो। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल दिया था वो थॉमसन ने दिया था, 1897 में दिया था। दूसरा जो दिया था बेटा वो रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है, और वो 1909 में दिया था। तीसरा जो दिया था, ठीक है, वो बोर ने दिया था 1912 के अंदर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ सारी की सारी, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये सबसे पहला थॉमसन का मॉडल है, आपको मैंने लास्ट क्लास में करवा रखा है। उन्होंने बताया था कि ठीक है पूरे का पूरा स्फीयर जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और बीच में जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। उसके बाद ये एक्चुअल जो मॉडल था जो बोर्ड ने दिया था वो कुछ इस तरीके का दिया था, जो तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे हो। इसमें उन्होंने बताया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ शेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सारी बातें मैं डिटेल में प्रॉपर्ली आपको, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में भी बता चुका हूं, वही चीजें आपको दोबारा रिपीट होने वाली है, तो आपको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। चलो एक एक करके सारे मॉडल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब ये जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है आपके पास, जे जे थॉमसन 1898 के अंदर, जे जे थॉमसन नाम याद रखना, सबसे पहला मॉडल उन्होंने ही दिया था, थॉमसन मॉडल जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1898 में प्रपोज दैट एन एटम पोसेसेस ए स्फेरिकल शेप। उन्होंने बताया कि एटम की जो शेप है वो स्फेयर की तरह गोल होती है, जिसकी रेडियस उन्होंने कितने बताई थी, 10⁻⁻10 मीटर। ये सब बातें आपको पहले क्लासेस में समझाई जा चुकी है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पूरे स्पेयर में, जो आपको रेड कलर का स्पेयर दिख रहा है, ये पूरा रेड चीज जो है वो इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, गॉट इट। और इसके बाद इसमें ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसके अंदर। दिस इज व्हाट द नेगेटिव चार्ज, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। समझ में आ गई बात, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे जितना हो सके। ये जो चैटिंग कर रहे हैं ना बैठ के यहाँ पे प्राची खिंची, ठीक है, इसको सुधर जाओ। यहाँ मेरी क्लास के अंदर ये हरकतें बंद कर दो, वरना तुम्हारी हरकतें मैं बंद कर दूंगा, समझ जाओ। सुनते नहीं हो, इतने होशियार हो तभी तो तुम्हें कुछ नहीं आता। एग्जाम में पूछा जाता है तो पता चलता है कुछ नहीं आता बेचारों को, बैठे आराम से टाइम पास करने के लिए। तो ये था जे जे थॉमसन ने जो बताया था 1898 में, उन्होंने प्रपोज किया एटम के बारे में। उन्होंने कहा कि एटम स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। उन्होंने इसकी एटॉमिक रेडियस जो है 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स बताई, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो पूरे का पूरा स्फेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है एम्बेडेड होता है। ये बात उन्होंने दुनिया को बताई। दिस वाज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दैट वाज प्रपोज्ड बाय द जे जे थॉमसन, ओके। अब इसके बाद आगे देखिए, मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल। इसको कई नामों से इस मॉडल को जो है जाना गया। अब मैं बताता हूं कौन कौन से कई नाम थे वो। देखिए, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब होता है, प्लम पुडिंग किसको बोलते हैं, ये आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब 25 दिसंबर आता है तो उस टाइम पे जो एक क्रिश्चियंस का त्यौहार होता है उसमें वो जिस तरीके के छोटे छोटे केक्स बनाते हैं उन्हीं को प्लम पुडिंग कहा जाता है। और उसके ऊपर वो छोटे छोटे जो है वो डिस्ट्रिक्ट केक से बनते हैं और केक के ऊपर छोटे छोटे जो डाले जाते हैं, ठीक है, उनको जो है पुडिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो रेजिंग पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन, वाटरमेलन अगर आप देखोगे तो ऐसे ही रेड कलर का होता है और उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं। तो ये इसके लिए इसके इसका लुक और इसका अपीयरेंस कुछ वैसा था, दैट्स व्हाई इनको नाम भी दिया गया। और इसका हमने एक प्रॉपर वीडियो आपको दिखाया था जिससे आपको समझ में आई होगी बात लास्ट टाइम में, ठीक है। नहीं तो वो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है वो लेक्चर मेरा, आप वहां पे दोबारा जाके देखो उस बात को समझने के लिए। अब आगे देखिए, ऑल्दो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल, आप कह सकते हो नेचुरलिटी ऑफ द एटम, ठीक है, बट हम कह सकते हैं कि इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद दैट ऑफ द रिजल्ट दैट एक्सपेरिमेंट्स।
हालांकि इन्होंने सारी बातें बता दी थी कि हाँ एटम होता है, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी किस बात की नहीं थी, ये एग्जैक्टली ये नहीं बता पाए कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है और जो ये नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स है ये क्या है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ नहीं पाए थे उस टाइम पे। तो उन्होंने एक मोटा मोटा एक रफ आइडिया दुनिया को दिया, और इसीलिए उसके बाद जब सेकंड मॉडल आया तो सेकंड मॉडल के अंदर उनकी एक खामियां दुनिया के सामने आ गई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट नोट किया गया है कि न्यूट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दिस टाइम बट प्रोटॉन वाज, यानी कि न्यूट्रॉन को अभी खोजा नहीं गया था जब ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल दुनिया के सामने आया था, लेकिन प्रोटॉन के बारे में जानकारी थी, उसी से पता लगा था कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, इसीलिए कंफ्यूजन था कि इसके अंदर और भी कोई पार्टिकल मौजूद हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक सवाल है हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल, कि अगर हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की बात करें तो आपको यह समझाना है कि एक पूरा एटम न्यूट्रल कैसे था, न्यूट्रल मतलब ओवरऑल वो उस पर कोई चार्ज नहीं था, ऐसा कैसे कह सकते हो आप। तो इस पे आपका जवाब होगा बिकॉज जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। आप इस बात को अच्छे से जानते हो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एटम के न्यूक्लियस में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बाहर शेल्स में मौजूद होते हैं। इसी वजह से इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करता है, और जो एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें कोई आपको पर्टिकुलर चार्ज की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई सबको मेरी। और नेक्स्ट मॉडल जो था, ठीक है वो जिसने भी दिया था उसकी डिटेल बताता हूं। ये अल्फा और ये बीटा, ये सिंबल को पहचान लो, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, पार्टिकल्स थे। ठीक है, ये गामा होता है बेटा और ये एक्स रेज। तो रेडिएशन कुछ प्रोड्यूस की जा रही है अल्फा बीटा गामा और एक्स रेज की। उसी टाइम पे कुछ नई डिस्कवरीज, कुछ नए इन्वेंशन दुनिया के सामने आते हैं। वो क्या थे ये देखो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है जिसे कहते हैं, ठीक है, विल्हम रोजेंटन। विल्हम रोजेंटन in 1895 show that when the electron strike the dense metal in the cathode ray tube, cathode ray tube का मतलब होता है एक ऐसी ट्यूब, कांच की ग्लास की ट्यूब, जहां पे कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कुछ रेडिएशंस निकलती है जिसमें नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम कैथोड रेज कहते हैं बिकॉज उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो वेलम रोजेंटन ने 1895 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को जो है एक डेंस मेटल के ऊपर डाल रहा था कैथोड रे ट्यूब के थ्रू। तो उन्होंने क्या देखा, ही प्रोड्यूस द रेज विच कैन कॉज द फ्लोरिसेंस इन द फ्लोरिसेंट मेटल। कुछ पर्टिकुलर मेटल के ऊपर वो रेज जब टकरा रही थी तो उसके ऊपर एक ग्रीन से कलर की या लाइट रेड कलर का जो है ग्लो आ रहा था आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब। सिंस ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द रेडिएशन, अब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो जो रेडिएशन, जो रेज निकल रही है, जो वो ग्लो पैदा कर रही है, जो वो रेडियंस दे रही है वहां पे, वो किस नेचर की है। तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, अब जिस चीज का तुम्हें पता नहीं है, तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना कि अननोन वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, कि मान लिया कि ये वैल्यू एक्स है। तो अब क्योंकि ये भी इन रेज के बारे में नहीं जानता था, इसलिए इस रेज को इसने क्या नाम दे दिया, एक्स रेज। ये वही एक्स रेज है जो एक्सरे हम अपने चेस्ट का, अपने बॉडी का निकालते हैं, ये उन्हीं रेज के बेस में निकाला जाता है। तो तब से इन रेज को क्या नाम दिया गया, एक्स रेज। ये बात याद रखना, ये एक्स रेज जो है किसने इन्वेंट की थी, इट वाज विल्हम रोजेंटन 1895 में। कुछ बातें ऐसी है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी और आपके काम आएगी आने वाले टाइम में आगे। उसके बाद दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो एक्सरेज थी, इसकी खासियत ये थी ना तो इसमें नेगेटिव चार्ज था ना इसमें पॉजिटिव चार्ज था। तो अगर इनको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे थे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। एंड दे आर दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ये आसानी से किसी भी मैटर के आर पार चली जाती है। तो आप समझ सकते हो जब हमारा एक्सरे किया जाता है तो हमारे शरीर में से रेज आर पार हो जाती है, सिर्फ हड्डियों का कलर हमें नजर आता है, हड्डियों का जो ढांचा वो दिखाई देता है, बाकी पूरे स्किन को ये क्रॉस कर जाती है। तो इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताई गई थी। उसके बाद सर्टेन एलिमेंट एमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन एंड नेम दिस फेनोमेनन एज द रेडियो एक्टिविटी। तो अब उसके बाद इस बारे में एक नई डिस्कवरी होती है कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे एलिमेंट धरती पर ऐसे हैं जिनमें से रेडिएशन निकलती रहती है ऑटोमेटिकली, और ये रेडिएशन जो है वो बहुत खतरनाक भी होती है, क्योंकि रेडिएशन अगर हमारी बॉडी से टकरा जाए तो हमारे बॉडी के डीएनए को या हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन को ये डैमेज कर सकती है। इसीलिए इन रेडिएशन से बचना बहुत जरूरी होता है। तो
इसी एक्टिविटी को कि जो एलिमेंट रेडिएशन एमिट करते हैं अपने आप, अपने अंदर से उनके अंदर उनके एटम में से रेडिएशन निकलने लगती है जो दिखती नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कलर है कुछ या पर्टिकुलर आप देख सकते हो, दे कैन नॉट बी सीन। तो इस फिनोमिनन को नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी। एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? द एबिलिटी ऑफ द सर्टेन एलिमेंट टू रेडिएट द रेडिएशन फ्रॉम themselves is known as radioactivity, and the जो एलिमेंट है जो इस तरीके की रेडिएशन एमिट करते हैं या रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, एलिमेंट के अंदर से ऑटोमेटिकली कुछ पर्टिकुलर टाइप की अल्फा बीटा गामा टाइप की रेज जो है वो एमिट होती रहती है उनको। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, थोरियम प्लूटोनियम, जिनका इस्तेमाल जनरली जो है एटम बॉम्ब बनाने में किया जाता है। तो बहुत खतरनाक चीज होती है, कभी डिटेल में समझाऊंगा आपको इनके बारे में। तो तीन काइंड की, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रेज, 3 टाइप की ऐसी रेडिएशंस हैं जो रेडियो एक्टिविटी में निकल सकती है, अल्फा, बीटा, ठीक है, एंड गामा। फिर से सुन लो ध्यान से, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ द रेडिएशंस दैट कैन बी एमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। फर्स्ट इज अल्फा, पॉजिटिवली चार्ज होती है बेटा, बीटा नेगेटिवली चार्ज होती है, और गामा न्यूट्रल होती है। ये समझ लो कि अल्फा वैसे ही जैसे प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज है, बीटा वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, और गामा बिल्कुल न्यूट्रॉन की तरह है, इनमें कोई पर्टिकुलर चार्ज नहीं होता। ओके, तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है आपके पास। बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, ये बिल्कुल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट की जाती है। एंड इसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास जो है द गामा रेज, वो बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशन होती है एक्स रेज की तरह, एंड दे आर न्यूट्रल इन नेचर एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो रेज होती है वो गामा रेज होती है बेटा, और एक्स रेज होती है। इन्हीं का इस्तेमाल आर्मी के लोग यूज करते हैं स्पेशल टाइप के बाइनोकुलर बनाने में, जो कि दीवार के आर पार भी चीजों को दिखा सकती है। दैट इज द स्पेशलिटी कि हमारी साइंस आज काफी आगे बढ़ चुकी है इन चीजों की वजह से। ठीक है, तो ये सारी बातें बड़ी ध्यान देने वाली है, ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप वहां पे इन्हें पॉज कर करके सारे नोट्स अपने नोट कर ले और इन बातों को समझे ध्यान से। एज यू नो रिगार्डेड द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर द लीस्ट, सबसे कम। अब 3 टाइप की मैंने आपको रेज बताई, रेडियो एक्टिव रेज 3 टाइप्स की बताई मैंने। अल्फा बताई बेटा आपको, मैंने बीटा बताई, और मैंने गामा बताई। तो इसमें सबसे कम पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग का मतलब है जो किसी चीज के आर पार जा सकती है, तो सबसे वीक जो होती है वो अल्फा पार्टिकल्स है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो उससे थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बीटा पार्टिकल्स हैं, जो 100 गुना ज्यादा अल्फा पार्टिकल से ज्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग दे वर द गामा रेज, जो 1000 टाइम जो है अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में किसी भी मैटर में से आर पार हो सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू शुड नो देम। ठीक है, अब आता है रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक सेटअप किया था, और ये क्वेश्चन बेटा तुम्हारा 4 से 5 नंबर का बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप। अब ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल। सबसे पहले तो ये देखिए कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को सेलेक्ट किया था। इसके मैं वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा कल की क्लास के अंदर। ये जो मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इसका मैं वीडियो सेशन, यानी कि तुम्हें इसके एनिमेशंस दिखाऊंगा जिसमें आप समझ पाओगे कि एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, जो मॉडल्स हमने पढ़े उन मॉडल्स को भी थोड़ा एनिमेटेड फॉर्म में दिखाया जाएगा ताकि आप उसको समझ सको। तो सुनिए ध्यान से, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के सेटअप की बात करते हैं। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली एंड ही वांटेड एज थिन एज पॉसिबल। तो वो एक ऐसे मेटल को चाहते थे जो सबसे ज्यादा हाईली मेलिएबल है। और मेलिएबल का मतलब आप जानते हो जिसको हैमर से बीट करने पे जो फाइन हो जाए, पतला हो जाए। तो सबसे ज्यादा हाईली मेलिएबल मेटल गोल्ड होता है, इसलिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल को चुना था। तो दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम थिक, यानी कि 1000 एटम को अगर लाइन में ऐसे जोड़ दिया जाए चौड़ाई में, तो उस तरीके से हम इनको कह सकते हैं उतनी थिक थी। और एक एटम इतना छोटा होता है कि हमें दिखता नहीं है, तो ये 1000 एटम पे कंफ्यूज मत होना, ये भी इतनी पतली थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इससे पतला हो नहीं सकता था। फिर उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल जो है जो कि डबली चार्ज थे, हीलियम आयंस की तरह थे। डबली चार्ज मतलब जिसमें डबल चार्ज था, 2+ चार्ज होता है हीलियम पे। ठीक है, उन्होंने उनका इस्तेमाल किया एंड सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4 यूनिट, तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल का हैवी मास होने की वजह से उन्हें लगा कि जब ये इस गोल्ड फॉइल पे टकराएंगे तो उसमें से आर पार हो जाएंगी। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसका बिल्कुल कहानी उल्टी मिली उनको। देखो ये था एक्सपेरिमेंट, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखिए ये जो तुम्हें यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वो बॉक्स है जिसके अंदर से वो रेडिएशन निकल रही है। रेडियो एक्टिव सैंपल रखा गया है जिसमें से अल्फा पार्टिकल रेडिएशन निकलेंगे। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर का, ये गोल्ड की फॉइल है। और इस गोल्ड फॉइल पे ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है अल्फा पार्टिकल से।
और ये चारों तरफ जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन रखी हुई है कि ये टकराने के बाद ये किधर जाएंगे, ये सारी की सारी अल्फा पार्टिकल्स। अब इसी चीज को, ये तो हो गया मोटा मोटा सेटअप, इसी सेटअप को अब इधर राइट साइड में देखो बेटा, राइट साइड में जो ये रेज दिखाई दे रही है, सारी की सारी रेज है अल्फा पार्टिकल्स। और ये जो आपको बीच में ब्लू और डार्क कलर का बीच में ब्लैक कलर का डॉट दिखाई दे रहा है, ये एटम्स है। किसके एटम्स है? गोल्ड फॉइल के एटम है। और जब उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि ज्यादातर जो रेज है, आप देखो यहाँ पे ज्यादातर जो रेज है वो पार होती जा रही है, क्रॉस हो रही है। बहुत थोड़ी सी, जैसे कि ये देखो, ये छोटे एंगल पे यहाँ डिफ्लेक्ट हो रही है अल्फा पार्टिकल, और कुछ एक एक दो ऐसे हैं तो जो लास्ट में दिख रहा है यहाँ पे, ये बड़े एंगल पे वापस डिफ्लेक्ट हो रहे सेम पाथ पे। इसका मतलब है एक एक्सपेरिमेंट क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? ये एक्सपेरिमेंट ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जो गोल्ड का एटम है, उस एटम का, ये एक सिंगल एटम मान के चलूं मैं, तो इस एटम के सेंटर में क्या है? इसका न्यूक्लियस है। तो ये बात सबसे पहले रदरफोर्ड ने दुनिया को बताई थी कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर में होता है। और कैसे पता लगा? उसने जब ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है क्रॉस हो रहे हैं। इसका मतलब एटम के बीच में बहुत सारा खाली जगह है, और वो खाली जगह किसकी वजह से? वो है शेल्स की वजह से, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे। इक्का दुक्का एटम ऐसे थे जो छोटे छोटे एंगल पे टकरा के डिफ्लेक्ट हो रहे। अब कोई चीज डिफ्लेक्ट क्यों होगी? इस अब जो अल्फा पार्टिकल था वो भी बेटा पॉजिटिवली चार्ज था, और जो एटम का जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपल करते हैं। इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस पे टकराएंगे तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उसे क्या करेगा? डिफ्लेक्ट, बिकॉज लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो रिपल्शन। इसी वजह से ये रिपल्शन जो भी इसके न्यूक्लियस के नजदीक जा रहा है वो साइड में धक्का मार के निकल जा रहा है। और कुछ एटम, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल सेंटर पे आके टकराए न्यूक्लियस के, तो बिल्कुल उसी पाथ को रिट्रेस करके वापस आ गए। और इन तीन ऑब्जर्वेशन से उसने बताया कि कोई भी एटम जो होता है एलिमेंट का, उसमें काफी सारा स्पेस होता है, और इसीलिए ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने अपना बताया कि जो सेंटर होता है किसी भी एटम का, वहां पे उसका न्यूक्लियस होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें से कोई भी चीज आर पार नहीं जा सकती। इसीलिए अल्फा पार्टिकल जो कि 4 यूनिट हैवियर था वो भी उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन विद डायग्राम आता है, और काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप ध्यान से समझ लेना। और यही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देखो, ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे, ये पार्टिकल्स इसमें स्ट्राइक हो रहे हैं, और इसका मैं जब वीडियो एनिमेशन आपको दिखाऊंगा तो शायद थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन, अब देखो उसने जब किया तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन उसने देखा? मोस्ट ऑफ द फास्ट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे गोल्ड फॉइल में से। दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो छोटे मोटे एंगल पे, जैसे आप देख सकते हो छोटे छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट भी हो रहे थे, टकराने के बाद साइड में बैंड हो रहे थे। एंड सरप्राइजिंगली उसने देखा कि 12,000 में से शायद एक या आधा पार्टिकल ऐसा था अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल रीबाउंड हो रहा था। रीबाउंड मतलब जैसे आप दीवार पे बॉल फेंकते हो तो बिल्कुल वापस आपके हाथ में ही आती, इस तरीके से हो रहा था। तो ये वो पार्टिकल थे जो बिल्कुल न्यूक्लियस पे टकराए होंगे, और न्यूक्लियस ने उसको बिल्कुल रिपल्शन फोर्स के साथ वापस उसी डायरेक्शन में बैकवर्ड फेज फेंक दिया। और इसके बाद उसने जो अपना कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने, वो कंक्लूजन ये था कि जो एटम होता है, कोई भी एटम होता है, उसमें काफी सारा स्पेस क्या होता है, ये देखो, ये थे उसके कंक्लूजन। मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है इन द एटम वो एम्प्टी है, खाली है, इसीलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल उसमें से पास हो रहे थे गोल्ड फॉइल में से। दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने बताया, दूसरा जो कंक्लूजन उसने दिया कि वेरी फ्यू, बहुत थोड़े पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हुए छोटे छोटे एंगल पे, वो इंडिकेट करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के अंदर वो बहुत छोटी सी जगह पे सेंटर में गई। और लास्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, यानी कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल रीबाउंड हुआ वापस। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो ये एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है बहुत छोटा है, कोई भी चीज जब उससे टकराएगी तो उसे वो बिल्कुल रीबाउंड करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज उस पर होता है। तो उसके बाद ये साबित हुआ दुनिया के सामने कि जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है। बात समझ